Welcome back, my dear students. This is Dr. Pooja Sharma. We are studying the subject managing people, where we have completed unit 1, and today we are going to start with unit 2. In unit 2, we are going to talk about human resource planning. It is again going to be very interesting topic, and I am again going to start it with a small story. You all need to listen the story, and the story will be followed by the questions, and all questions will be answered by you and conceptualized by me. So here the story is about the Raghav, and Raghav जो है वो एक रिक्रूटर है और वो एक गैस एंड एनर्जी सप्लाई कंपनी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, इनिशियली उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई के लिए गुड़गांव में अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। लिबरल पॉलिसीज की वजह से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी उनका बिजनेस जो है वो एक्सपांशन का प्लान उनके सामने आया। सो व्हेन इट इज द प्लान टू एक्सपैंड, राघवन वॉज मच कंसर्न अबाउट द मैकेनिक्स जॉब, बिकॉज जो मैकेनिक्स का जॉब था वो काफी ज्यादा टेक्निकल था, जहां पे उनकी जो गैस पाइपलाइन होती है उनके फर्स्ट पॉइंट से, डिगिंग पॉइंट से लेकर के, इंस्टॉलेशन से लेकर के और अनइंटरप्टेड सप्लाई तक का पूरा मेंटेनेंस और पूरा टेक्निकल पार्ट जो है वो स्टडी किया जाना था। सो राघवन वॉज कंसर्न about those people. Yes, it was matter of concern for him because it was a technical job, and for that he was actually finalized, and I would say he was not actually finalized, but जो मैकेनिक्स को सैलरी दी जाती थी वो 8,000 रुपए थी, और बोनसेस को इंक्लूड करके बोनस किस तरीके से दिया जाता था, ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। एक जो एफिशिएंट मैकेनिक है वो अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ जितना अर्न कर सकता है। ठीक है, एज आई हैव सेड दैट लिबरल पॉलिसीज की वजह से उनका बिजनेस ग्रो किया। सो द कॉम्पिटिटर्स वर आल्सो इन द कॉम्पिटिशन, एंड स्किलफुल मैकेनिक्स का रिक्वायरमेंट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर उस वक्त था, एंड देयर वाज अ बैटल गोइंग ऑन जहां पे मैकेनिक्स की सैलरी का इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। इस चीज को लेकर के ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो चल रहा था। सो अगेन यहाँ पे मैं इस तरह से समराइज कर रही हूँ, एक टेक्निकल जॉब है, उसका 8,000 रुपए फिक्स पेमेंट है, और वेरिएबल पे को इंक्लूड अगर हम करते हैं तो 15,000 तक एक पर्सन जो है वो अर्न कर सकता था। अब उसे क्वांटिटी के अंदर भी लोग ज्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन है, इस वजह से उसे क्वालिटी भी इसलिए चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, बिकॉज इट इज अ टेक्निकल जॉब। सो सेकेंड थिंग, जॉब इज रिलेटेड टू गैस एंड एनर्जी सप्लाई, सो रिस्क वॉज देयर and skillful people requirement was there, as well as efficient numbers were required. ऐसे में जो चीफ एचआर हेड है संगीता, उनका फोन आता है उनके पास में कि राघवन, वॉट एवर यू हैव प्लान्ड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, बिकॉज you have decided for mechanics position that you are going to hire the people who are high school pass out. This does not match with our company standards. We should actually be concerned, and we should actually be looking for the people who are graduated from the engineering college, or at least they have done certain sort of diploma from the reputed institutions. So here, the logic which has been given by Raghavan, it is okay if we are hiring engineering graduate, but they may use our company as a springboard. उस अपॉर्चुनिटी को वो स्प्रिंगबोर्ड की तरह यूज करेंगे, एंड दे विल जंप आउट फ्रॉम द business or from the company, and then again we need to perform the entire recruitment process again, because ultimately we are going to pay them 15,000 rupees that probably won't be matching the qualification with the engineers who are qualified from the reputed institution. आप राघवन की जगह होते तो क्या करते? क्या संगीता का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सही था? क्या राघवन ने जॉब को जिस तरीके से एनालाइज किया और जिस तरीके से जॉब स्पेसिफिकेशंस बनाए कि इस टाइप का नॉलेज होना चाहिए, इन स्किल्स की जरूरत है, और हाई सेकेंडरी पास, हाई स्कूल पास पर्सन जो है, दैट पर्सन विल डू
गुड विद अस. एंड आई फॉरगॉट टू ऐड वन लाइन कि हाई स्कूल पास के साथ में उन्होंने एक्सपीरियंस लोगों को ही लेने का सोचा है. I'm sorry, I forgot to mention this thing. So high school qualification plus experienced person. So this is the beginning case और beginning story जिसमें हम 3 questions जो है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ. पहला ये कि क्या इस जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरी है, वो भी जब आपकी कंपनी जो है वो रैपिडली इंप्रूव कर रही है. एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ संगीता's एफर्ट टू अपग्रेड द क्वालिफिकेशन, or any compelling issues should be pointed out there which proves that Raghavan was right. One by one you need to give the answer. First we will be talking about the conceptual part. As usual, I'll try to incorporate the concepts that are hidden here so that you will equally learn how we can learn the concept by considering the examples as the case studies. So students, let's begin with human resource planning. First thing, always it might be coming in your mind when we are talking about planning. So I think ma'am will talk about certain programs, ma'am will talk about policies, ma'am will talk about rules, regulations, guidelines. Yes, when we are talking about planning, as you all know that planning is the part of management function. ठीक है, सॉरी, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट, और प्रिलिमिनरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. तो अगर मैनेजमेंट के किसी भी ब्रांच के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो प्लानिंग के बारे में ही बात करेगा. यस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट. सो प्लानिंग इज बेसिकली अबाउट forecasting the future, about taking certain decisions in advance. It is very important because we all know that future is highly we can say future cannot be appropriately predicted. लेकिन प्लान तो हम कर सकते हैं, हम प्रोविजंस तो बना के रख सकते हैं. ऐसा नहीं होता तो एवरी ईयर हमें बजट लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती ना, है ना. वेदर फोरकास्टिंग भी होता है, हम चीजों का ब्लूप्रिंट जो है वो भी बना के रखते हैं. हम ये भी देखते हैं 5 साल बाद हम खुद को कहाँ पाएंगे, 10 साल बाद हम खुद को कहाँ पाएंगे. आज की डेट में हम रिटायरमेंट का प्लानिंग जो है वो भी करके रखते हैं. एंड आप लोग भी काफी सारी प्लानिंग जो है वो अपने लेवल के ऊपर करते हो. एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद वेरी सेंसिटिव एलिमेंट that is human resource, so it is very important that we should have certain plans which should speak about whether we are in need of human being, whether we are in need of human resource, or are we running with surplus amount of the people. Yes, दोनों चीजें possible है कि हमें डिमांड हमारे पास में डिमांड जो है वो है एम्प्लॉइज की, यानी जितने लोग हमारे यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं उनके पास काम ज्यादा है और हमारे पास में एम्प्लॉइज कम है. और दूसरी सिचुएशन कि काम कम है लेकिन एम्प्लॉइज ज्यादा है ना. चीजें क्यों वेरी होती रहती है? चीजें इसलिए वेरी होती हैं बिकॉज सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. इसी वजह से स्ट्रक्चर्स जो है वो भी चेंज होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी able to see that human resource planning is all about right number of people at right time on right job with right types of skills. Now you would say कि ऐसा कैसे? ऐसा इस तरीके से, let me consider one more example with you people that आप लोगों ने सबने बीपीसीएल का नाम सुना होगा ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो बीपीसीएल जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ. अब आपको ये भी पता है कि बीपीसीएल जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट रहा है पहले, तो वहां का वर्क कल्चर और प्राइवेटाइजेशन के बाद का वर्क कल्चर जो है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला होगा. और इसके साथ साथ में हम ये चीज भी जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि बीपीसीएल की जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई, जब वो पब्लिक सेक्टर यूनिट से प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गया, तो ऑब्वियसली देयर वर ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु वर इन सरप्लस. अब आप एक पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, आप 2500 लोगों को निकाल नहीं सकते हो. द अमाउंट वाज अराउंड 2000 to 2500 employees. You cannot ask them to go, right? So what sort of actions is being taken by them? So it started with human resource planning. And how it started? They were having the strategic plan
of they were having a strategic plan where they were introducing 6 strategic business units. 6 नई बिजनेस यूनिट्स के साथ में बीपीसीएल जो है वो मार्केट में जो है वो फिर से एंटर कर रहा था. ठीक है, बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली इंटरनेशनल एंड प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो ग्रो करने लगे. एंड टू सस्टेन द बिजनेस, टू बी देयर इन द बिजनेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द एनालिसिस. हम राइट टाइम के ऊपर राइट चीजों का एनालिसिस जो है वो अगर कर ले तो बेटर है. तो दैट वाज द स्ट्रेटेजिक पार्ट which they have decided. Ultimately, those SBUs, those strategic business units, supposed to be run by the human being only. ठीक है, employees only. And then what was necessary? It was very much necessary कि कितने किस टाइप के एम्प्लॉइज हैं, किस कैटेगरीज के एम्प्लॉइज हैं, उनका स्किल सेट जो है वो क्या है, वो किस टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर बीपीसीएल ने एक रिटेल आउटलेट ओपन किया है तो पर्सन हु वाज सर्विंग इन द रिफाइनरी वाज हैविंग द डिग्री ऑफ केमिकल इंजीनियर, ही कैन नॉट मैनेज द रिटेल आउटलेट एज अ होल. Yes, we need someone to handle this strategic business unit. Someone from FMCG, be like ITC, be it like Tata, be it with like Procter and Gamble or HUL, because BPCL is also a brand. और जब आप एक पूरा बिजनेस यूनिट का हेड उन्हें बनाते हो तो आपको किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होगी, क्योंकि अ पर्सन हु हैज सर्व्ड द रिफाइनरी वो ये नहीं बता सकता कि शेल्फ आउटलाइन जो है वो अच्छे से बना है या नहीं, डिस्प्ले ऑर्डर जो है वो प्रॉपर्ली है या नहीं, प्रॉपर लाइट सेटिंग जो है वो वहां पे है या नहीं. एज यू ऑल हैव सीन इन सेवरल स्टोर्स, आप लोग बिग बाजार जाते हो, स्टार बाजार जाते हो, तो आप सभी बच्चों ने ये चीज देखी होगी कि जब हम कैश काउंटर के ऊपर पहुंचते हैं ना तो दोनों साइड में क्या रखी होती है, चॉकलेट्स रखी होती है जब बिलिंग काउंटर के ऊपर होते हैं. और वो चॉकलेट्स आप सोचिए कि सारी वहां आपको अलग से उनका सेक्शन भी मिलेगा, उसके बाद में भी वो लोग क्या करते हैं, चॉकलेट्स जो है वो बिलिंग काउंटर के आजू बाजू में भी रखते हैं, ताकि एक इम्पल्स परचेज जो है वो होता है कस्टमर का, है ना, कि बिलिंग अमाउंट वो देखते हैं या कैश अमाउंट वो जब कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है 20 रुपीज का आप इसमें चॉकलेट ऐड कर दो, 100 रुपीज का आप इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर दो, राइट. तो टू कैच द नोड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर कि ठीक है हम ये चीज हमने ऐसे ही परचेज कर ली, प्रॉबली प्लान परचेज जो है वो नहीं रहता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. जैसे बड़ी बड़ी चीजों का डिस्प्ले जो है वो अच्छे तरीके से किया जाता है, स्मॉल जो थिंग्स होती है उनकी शेल्फ के लिए जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, है ना, ताकि चीजें इधर उधर गिरे ना, प्रॉपर सेटल तरीके से वहां पे सेट रहे. तो एक रिफाइनरी के एक्सपीरियंस वाले पर्सन को रिटेल की इन सब बातों का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हो सकता है. तो दैट मीन्स फॉर सर्टेन पोजीशंस दे नीड टू रिक्रूट द पीपल, यानी एम्प्लॉइज नंबर्स में ज्यादा होने के बाद में भी उनको क्या करना पड़ा, नया रिक्रूटमेंट जो है वो करना पड़ा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग पार्ट. हम रेंडमली ये चीज डिसाइड नहीं की गई, पहले डिसाइड किया गया, कॉम्पिटेंसी मैपिंग की गई, एंड देन उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि देन उसके बाद में इस डिसीजन पे पहुंचा गया कि कुछ पोजीशन के लिए हमें रिक्रूटमेंट का जरूरत है. अब फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फिर अगर लोग ज्यादा थे तो उनका क्या किया, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज टू बी देयर इज टू बी बैलेंस ना. जो जिस जॉब के अंदर, जिस जॉब के ऊपर जितने लोगों का रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उतनी वहां पे सप्लाई होनी चाहिए ना, कि एक काम के ऊपर अगर 3 लोग लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए तो इतना टास्क होना चाहिए कि दो 3 पीपल आर सफिशिएंट देयर एंड दे कैन वर्क एफिशिएंटली, नीदर मोर नॉर लेस. यानी अगर आप किसी को ओवरबर्डन कर दोगे तो भी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. और आप अगर किसी को अंडर बर्डन रखोगे, लेस task will be allotted, so in that case what is again going to happen, it is again going to happen that people will feel that there is no such work which is enhancing my growth or which is enhancing my level of creativity, right. So human resource planning in academia, what it is written that human resource planning or manpower planning is the process of systematically reviewing HR requirements to ensure that the required number of employees with the required skills is available when they are needed. I am again repeating,
Please listen it consciously. Human resource planning is the process of systematically reviewing HR requirements to ensure that the required number of employees with the required skills is available when they are needed. Right? तो यहाँ पे quantitative and qualitative दोनों तरीके का एनालिसिस जो है वो हमारा होता है. ठीक है. So here you can see what is written. Right number of people at right time on right job with right skills. Why manpower planning is important? ऐसा क्या है कि manpower planning को हम importance दे रहे हैं? Because personnel need taken care of. Because it is part of strategic planning. Because it is, creating highly talented personnel. And now the question arises कि ma'am, how personnel needs taken care of? Basically, it actually provides number and type of people required in the coming period. तो हमारे यहाँ पे जिस तरह के जितनी क्वांटिटी में ह्यूमन बीइंग का रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, वो हमें यहीं से पता लगेगा ना. आपने सुना होगा कि IBPS एग्जाम है, 2500 वैकेंसीज निकली है ना. यूपीएससी का एग्जाम है, 15 पोजीशंस जो है वो अवेलेबल है. तो ये 15, ये 2500, ये 1200, ये नंबर कहाँ से आता है? ये नंबर हमें पता लगता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जैसा हमने राघवन की स्टोरी में देखा. व्हाट वाज देयर वाज expansion of business. They were starting with a new business unit in a new market but with the same product line. तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहां की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर वहां पे जब मैकेनिक की जॉब की बात हो रही है ना बेटा, तो मैकेनिक के जॉब के लिए जब रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन है तो आपके पास में ना सिर्फ स्किल और नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए. इफ दे वर मूविंग फ्रॉम गुड़गांव टू पंजाब, तो पंजाब और हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ लैंग्वेज डिफरेंस तो जो है वो आएगा. किसी न किसी तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगे, कल्चरल चेंजेस जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगे. तो हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट्स कौन से होने चाहिए, जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के साथ साथ में, यानी जो जॉब का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ में कस्टमर को भी सेटिस्फाई करे, है ना. ऐसा नहीं हो कि हम जिन लोगों को वो पर्टिकुलर साइट के ऊपर भेज रहे हैं वो लोग टाइम से पहुंचे ना, या क्लाइंट को किसी तरह का परेशानी हो. राइट. तो नंबर एंड स्किल्स दोनों डिटरमाइन की जाती है. इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. जैसा कि हमने बीपीसीएल के केस के अंदर एग्जाम्पल देखा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स जो है वो किस बारे में बात करते हैं. फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल्स, सो व्हेन वी सी कि चीजें जो है ना वो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर होने लगी. देयर इज अ सेपरेट सेटअप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. दैट मीन्स यू हैव अलॉटेड, यू हैव असाइंड सर्टेन पीपल टू वर्क अपॉन दोज पर्टिकुलर those particular areas, and you are actually given them the task to design the job specification, to design the job description. So obviously people who are coming in the organization, only those people will be recruited who are able to match the standards of the organization. Then we are able to see international strategies. मैं इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज एंड रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव ये दोनों टॉपिक्स को साथ में कवर कर रही हूँ. बिकॉज क्या है कि देयर इज ग्रोइंग रेजिस्टेंस ऑफ चेंज अमंग एम्प्लॉइज एंड स्पेसिफिकली व्हेन दे आर आस्क्ड टू मूव. So there also a growing emphasis on self-evaluation and on evaluation of loyalty and dedication to the organization, and all these changes are making it more difficult for the organization to assume that it can move its employees around anywhere and anytime. And we when we are talking about international strategies, if business is going to be expanded in international market, so what we require the HR knowledge about it, we require staffing ka knowledge about it, we require the cultural knowledge also, and how the cross cultural management will be done, how the process of the cross cultural management should be done. Employees who are going to be the expatriates, people who are coming back to repatriate, तो उनको किसी तरह का cultural shock जो है वो नहीं लगना चाहिए. And second important thing, who is going to be one of the most eligible person for such type of positions. I hope you have understood
to these points collaboratively. कि resistance to change and move, people do not want to move, people do not want to change, but when it is about the international standards, so several times we see that more loyal and more reliable people, they will be considered to assign the certain responsibilities for the external market or for the international market. Then foundation of personnel function and increasing investment in human resource management. So पहले हम foundation of personnel functions के बारे में बात कर लेते हैं. So when we are talking about foundation of personnel functions, so what are the other personnel functions? Recruitment, selection, training, induction, orientation. देन उसके बाद में हम जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेलफेयर मैनेजमेंट, इन सब के बारे में भी बात करते हैं. पहले क्या जरूरी है? पहले प्लान जरूरी है. पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है और किन स्किल्स के साथ में जरूरी है. तो फर्स्ट स्टेप विल बी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. Increasing investment in HR when you are putting efforts at planning part. ये चीज बोली जाती है ना कि अगर आप इनिशियल लेवल के ऊपर एफर्ट्स डालते हो तो आपको उसके आउटकम्स जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं. सो इनिशियली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द प्लानिंग पार्ट, you are very much clear and things written and recorded with you. What is the need of organization, what kind of people you are having in front of you, and what can be the best suitable candidate for your organization. And then accordingly, by following the strategic process, means by following the strategic process, it is talking about the kind of firm in which the planning process is being done. If they want that their employees should develop, so definitely HR department will work in that particular manner, and they will be introducing certain training and development programs so that employee development is possible. And why it is called investment? Because if you invest in your employee, you are providing them opportunity to grow and to develop and to proceed for the हायर एजुकेशन, इवन टू इम्प्रोवाइज सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स. जैसे बहुत सारी कंपनीज जो है वो सिक्स सिग्मा का प्रोग्राम करवाती है, सैप की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है. आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएट हो तो आपको मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टाइम और पैसा दोनों तरीके से सपोर्ट करती है. बट उसके साथ साथ में फर्म मस्ट हैव द मेंटेनेंस प्लान. इफ दे वेंट in a college for 2 years for their studies, and when they are coming back with enhanced skills, so firm should have the plan that how are they going to retain them. So that is how it proves like कि investment है तो फिर हमें उसका return जो है वो भी मिलता है. So this is how why manpower planning is important. These are certain objectives. Because it is about forecasting future need, it is about present inventory. Inventory means right now how many employees we are having. Present inventory and its effective use. Remaining, update with change, budgeting, procuring the best from outside and developing the existing one. Controlling manpower cost to justify profit margin. Developing deserving ones to retain them. Identifying training and development needs, succession planning to maintain quality of manpower, contingency planning to meet certain requirements, and handling the shortfall of situation. So here we can see that we are actually forecasting the future need. We are talking about what we are having in our hand, what we can do better, how we can do better things with our existing one, and new one, how many will it be required and how are we going to proceed for that. So this is all being included in human resource planning objective. What are the reasons? First thing, it is to be a continuous process and one firm must do it on periodic basis. It is very important because when we know certain rates, like there is 3% of attrition, 100 employees काम कर रहे हैं तो उसमें से 3 लोग हर बार छोड़ के जा रहे हैं तो 3 हमें नए लोगों का जरूरत पड़ता है ना. ये एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बेसिस आपको बताया. बिकॉज वी नीड फॉर द क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड. देन रिप्लेसमेंट नीड, मतलब कोई भी पर्सन जो है जो रिटायर हो रहा है या
उसके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गया है, या फिर उसने रिजाइन कर दिया है, या उसने वॉलंटरी उस चीज को छोड़ दिया है, तो भी वैकेंसी क्रिएट होती है। फिर उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, तो अगेन वी नीड पीपल। और अगर हमारे पास में कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, तो अगेन वी नीड द पीपल, वी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट डज ऑल्सो हैपन कि हमें लोगों को निकालना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीजें हैं, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड टू हैंडल द सरप्लस शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। सो द बेनिफिट्स, बिजनेस डिसीजन के अंदर हेल्प मिलता है। फिर मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट एंड अवॉइड अनमैनेजेबल एंड expensive resources cost, and locating the resources and talent become very easy, and better planning of assignments and demand on local market is being handled. अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो रहता है। When we are talking about the corporate level planning, so yes, there will be employment policy, there will be welfare policy, development policy. Intermediate level planning, it's done on a unit, it is done at unit level और single business operation के ऊपर बात होगी। And then local strategy, but on corporate plan, यानी ये जो corporate planning है ना, इसको follow करता हुआ intermediate plan जो है वो हमारा रहता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग की, तो बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इमीडिएट रिक्रूटमेंट की जब बात होती है तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आता है। देन प्लानिंग शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज ना, सो इट इज बेस्ड ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज, एक्शंस फॉर हैंडलिंग द ग्रीवियंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी भी दूसरे तरीके के इश्यूज होते हैं। तो here comes an important thing that is actually talking about human resource planning process. ठीक है, so students be with me. First step is here. This is talking about environment. ठीक है, this is talking about the environment, or I would say any of the processes in management always start with the scanning. आप ये देखोगे कि इसको एकदम ना आउटर लाइन के अंदर रखा गया है। यहाँ पे एक मिनट, आप जब देखेंगे, सो व्हाट इज मिसिंग हियर, यहाँ पे इस तरह का एरो नहीं है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी कनेक्ट करता हुआ नहीं हमें दिखाई देता है। बट रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज वी नीड टू स्कैन द एनवायरमेंट, बिकॉज इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट दोनों ही बिजनेस यूनिट के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहता है ना। आप देखेंगे कि दे नीड टू मॉनिटर सेवरल फोर्सेस, बट फॉलोइंग are the certain things which are actually related to human resource planning. जैसे अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो अब इसके अंदर आप जनरल एंड रीजनल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो आपको कंसिडर करनी रहती है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इट्स इंक्लूडिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। देन डेमोग्राफिक चेंजेस, इट इज इंक्लूडिंग द एज, कॉम्पोजिशन एंड लिटरेसी। Political and legislative issues, it is including laws and this administrative ruling. And then social concern, which is including, you know, child care issues, education, facilities and priorities. So most of the HR related things has been scanned over here. Then second important thing which comes, it is about organizational objectives as well as the policies. So when we are talking about objectives and policies, again it is highly important. And how is it highly important? If human resource planning will be conducted and will not be conducted, recruitment will be done or recruitment suppose not to be done, people should be retained, people should be maintained, people should be developed in the organization. So all the things will be depending on organizational objectives and policies. ठीक है, अगर organization highly believe करता है कि employees को grow करना चाहिए, तो HR need forecasting, supply forecasting, ये next step जो है बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता है, या हम प्रोसीड कर पाते हैं इस चीज के लिए। तो आप यहाँ पे जो है वो देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो है ना, इट ऑलवेज शुड बी बेस्ड ऑन organizational objective and specific requirements in terms of number and characteristics of employees should be derived from organizational objectives, है ना? As I rightly say, the same thing is being written in the academia, and as what stated in the things
which we have already covered, that overall objective by ensuring the availability and utilization of human resource. So are vacancies to be filled by promotion from within the organization, or we are going to hire it from the external market? How do the training and development objectives interface with the HRP objective? What union constraints can be there? And how to enrich employees' job? How to downsize the organization to make it more competitive? And to what extent production and operation be automated, and what can be done about those displaced people? And how to ensure the continuous availability of adaptive and flexible workforce? So this is about the kind of decisions will be depending on objectives and policies of the मैनेजमेंट, है ना, और एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन हम उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, वी आर नाउ हियर HR नीड्स फोरकास्ट और HR डिमांड फोरकास्ट. सो डिमांड फोरकास्टिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड. द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट मस्ट बी एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान, translated into the activity level for each function in the department, है ना. से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कुछ चीजें जो है ना वो हमें काफी ज्यादा फिक्स लगती है. जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द सेल्स बजट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोडक्शन प्लान गिविंग द नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड in each period. So from this information, the number of hours to be worked by each skill category to make the quota for each period, which could be computed. So यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ये डिसाइडेड है कि पिछली बार हमने 10,000 यूनिट बनाई थी, है ना, और इस बार हम 15,000 यूनिट का टारगेट कर रहे हैं, तो 10,000 यूनिट जब हमने बनाई थी तो उसके लिए हमारे पास में 100 एम्प्लॉइज थे, और अब वो 100 एम्प्लॉइज थे और अब हमें 15,000 यूनिट बनानी है, तो अब हमें और कितने लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इट. इफ दिस वाज द प्रोडक्ट, if this was the production level, these many employees were there, and if this will be the production level, then how many people we are in need of, right? So this is basically done in the demand forecasting. We are having we need to understand several forecasting techniques, which we will be understanding in the coming slides. The other side here you can see HR supply forecast, and when we talk about supply forecast, it is about existing human resources, it is about internal sources of supply, it is about external sources of supply. ठीक है, तो हमारे पास में प्रेजेंट स्किल इन्वेंट्री क्या है, क्या हम उनके साथ में बेटर तरीके से कर सकते हैं, कहीं जो प्रेजेंट स्किल इन्वेंट्री है वो सरप्लस अमाउंट में तो नहीं है, उस बारे में जब बात होती है तो हम उसे बोलते हैं कि दिस इज अबाउट द सप्लाई फोरकास्टिंग. So once an organization's personal demand and supply are forecast, दोनों चीजें जब पता लग गई है कि अब हमें कितने और लोगों का जरूरत है या हमारे पास में किस तरह का एग्जिस्टिंग क्वाटा ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो एग्जिस्ट करता है, so the two must be reconciled or balanced in order that vacancies can be filled by right number of employees at the right time. So HR programming becomes the third step. सेकेंड पे ये दोनों चीजें क्या की जानी चाहिए, बैलेंस की जानी चाहिए. देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो द सीरीज ऑफ एक्शन प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ HR प्लान इम्प्लीमेंटेशन. सम सच प्रोग्राम्स आर recruitment, selection, placement, training and development, retraining, redeployment, right? And redundancy plan and succession plan. All these actions will be covered in the next section when I will be explaining you step by step. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन वगैरह वो सब चीजें तो हमने ऑलरेडी जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है. अब HR प्लान जो है इन सब चीजों के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, कि रिक्रूट कर रहे हो आप लोगों को, है ना, या फिर आप ट्रेन कर रहे हो, या फिर आप सिलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, देन वी नीड टू सी व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस थिंग, वट एवर यू हैव प्लान, whatever you have implemented, there has to be an evaluation, है ना. वो evaluation हमें ये बताता है कि क्या हमने सोचा था, क्या हमने execute किया, क्या अच्छी तरीके से सब चीज हो गई. अगर इसमें किसी तरह का कोई भी वेरिएशन आता है तो हमें किस तरह के स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए. ठीक है, देन उसके बाद में
हम जब ये चीज देख लेते हैं तो हम ये सारे डिसीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शॉर्टेज है तो यहाँ पे चीजें प्रपोज की जाएगी, यहाँ पे एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू थिंग्स, HR नीड फोरकास्ट, HR सप्लाई फोरकास्ट, है ना। तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट मैथड्स of demand forecasting and methods of supply forecasting in our next session। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने देखा कि वो इतना इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, क्या रीजंस रहते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, और हमने एक छोटा सा केस स्टडी जो है वो भी करके देखा, जिसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अब तक आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम HR डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स एंड सप्लाई फोरकास्टिंग के मेथड्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। आई होप आई वाज एबल टू make you understand the concept of human resource planning properly. Thank you so much. See you in the next class.